हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन यूनिट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको डिस्कस करने के लिए हम पहले समझेंगे व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है। फिर हम लोग समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड देन वी विल डिस्कस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी द्रव हर ताप पर वाष्पीकृत होते रहते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ता है उनके वाष्पन की दर बढ़ती जाती है, बट सभी टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वाष्पीकरण होता रहता है। अब यदि पात्र बंद हो, जैसे मैंने यहाँ फिगर ए में लिया हुआ है, मेरे पास बंद पात्र है जो आगे चल के, ये एक बंद पात्र है, ऊपर से आप देख रहे हैं सील है। ये पात्र आगे एक यू ट्यूब में जा रहा है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ है हमने। तो ये मरकरी का लेवल चेंज होगा तो उससे ये दोनों यू ट्यूब की, ये जो यू ट्यूब की दोनों आर्म्स हैं, इनके बीच में जो मरकरी लेवल का डिफरेंस होगा वो हमें इस पात्र का वाष्प दाब बताएगा। अब मान लीजिए मैंने इस पात्र, बंद पात्र के अंदर कोई भी लिक्विड लिया है, प्योर लिक्विड, शुद्ध द्रव लिया है, जल लीजिए, कोई भी द्रव लीजिए। अब T टेम्परेचर पर ये द्रव कुछ ना कुछ वाष्पीकृत होगा। तो ये जो वाष्प ऊपर एकत्रित हो गए हैं, जहाँ जल की सतह के ऊपर, ये जल की सतह है, इस सतह के ऊपर जो खाली स्पेस है यहाँ पे वाष्प जो है वो एकत्रित हो जाएंगे। ये कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये वाष्पीकरण यहाँ से होता रहता है, वाष्प भी वापस कंडेंस होके, संघनित होके द्रव में बदलते रहते हैं। कुछ समय पश्चात अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो कुछ समय पश्चात साम्यावस्था आ जाएगी, मीन्स वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के रेट बराबर हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं साम्यावस्था। तो इस साम्यावस्था पे ये जो ऊपर लिक्विड के वेपर्स कंडेंस हो गए, वेपर्स हैं, एकत्रित हैं, वाष्प अवस्था में है, जो गैसीय अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था इस द्रव की सतह पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, और उस प्रेशर को हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पात्र क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं विलायक का वाष्प दाब। तो डेफिनेशन मेरे पास वाष्प दाब की क्या बन जाती है, किसी द्रव के तल पर साम्यावस्था में उसकी वाष्प द्वारा आरोपित दाब। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। अब जब हम इस विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं, अवाष्पशील विलेय, कैसा विलेय, अवाष्पशील विलेय, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट घोलते हैं, तो हम देखते हैं कि वाष्प दाब में क्या चेंज आता है। अब मान लीजिए यहाँ भी टेम्परेचर T ही है, उसी सेम ताप पर हमने अवाष्पशील विलेय घोला तो क्या होगा, अब विलेय के मॉलिक्यूल्स जो हैं इस द्रव में घुल के विलयन बनाएंगे। ये पिंक कलर से मैंने विलेय के अणु दिखाए हैं। तो अब वाष्पीकरण जो है वो कहाँ से होता है, द्रव की सतह से होता है। तो द्रव की सतह पे अब आप देखें, यहाँ पे कुछ जगह इन पिंक डॉट्स ने घेरी हुई है, मीन्स विलेय के मॉलिक्यूल्स ने घेरी हुई है। ये विलेय के मॉलिक्यूल्स अवाष्पशील हैं, इनका वाष्पीकरण नहीं होगा। तो नेचुरली पहले शुद्ध द्रव के कंपैरेटिवली विलयन में से वाष्पीकरण का रेट कम होगा, तो इसका मतलब कम वेपराइजेशन होगा और साम्यावस्था आने तक भी जो है यहाँ पे वाष्प की जो है वो मात्रा कम होगी, अर्थात यहाँ पे अब विलयन के अंदर वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। इसे हम लोगों ने मैनोमीटर की ये ट्यूब से भी दर्शाया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वेपर प्रेशर जो है, इस वाष्प की वजह से ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जिससे ये मरकरी लेवल जो है वो इस तरह से चेंज हो रहा है। तो दोनों आर्म्स के बीच में जो मरकरी लेवल का डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर, जिसे मैंने P0 से यहाँ दिखाया, यहाँ पे PS से दिखाया गया। तो आप देख रहे हैं कि P0 का मान ज़्यादा है एज कम्पेयर टू PS, और यू कैन से PS इज लेस देन P0। P0 शुद्ध द्रव का वाष्प दाब दर्शा रहा है और PS
विलयन का वाष्प दाब दर्शा रहा है। तो इससे क्या अभिप्राय हुआ कि जब हम विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल के विलयन बनाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, अर्थात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हमने समझा कि वेपर प्रेशर में कमी या अवनमन किस प्रकार आता है। अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब में अवनमन किस तरह से आया? विलायक में जब हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ डालने से विलयन बनाया तो उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। आइए अब समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम जो ऊपर हमारी लोअरिंग हुई PS, क्योंकि P0 से लेस है तो P0 माइनस PS क्या दर्शाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैथमेटिकली जब मैं इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर देती हूँ तो दैट रेशो इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अर्थात ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके रिलेटिव है? विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देयरफॉर इट्स कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है ये? विलेय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। रेशो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ड्यू टू सल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रॉल्स ने लॉ दिया, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग पहले अपनी अर्ली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब रॉल्स लॉ क्या कहता है कि एक अवाष्पशील विलेय के घोलने पर विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्योंकि अब देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी? जितनी ज़्यादा मात्रा में सल्यूट घोलेंगे हम, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में सल्यूट घोला होगा उतनी ज़्यादा जो है सरफेस जो है पे ऊपर सल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, अर्थात सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने का चांस कम मिलेगा। तो यहाँ पे विलेय पदार्थ की कंसंट्रेशन को मोल भिन्न में लिया गया है, मोल फ्रैक्शन टर्म, जो कि अगेन हम अपनी अर्ली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो रॉल्स ने कहा कि अवाष्पशील विलेय के घोलने पर विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ऑन dissolution of a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। मैथमेटिकली हम लोग देखें विलेय की मोल भिन्न को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और विलायक की मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पे इट्स कैपिटल N। तो यहाँ पे स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि रॉल्स लॉ कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हमने ऊपर इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करी हुई है P0 माइनस PS अपॉन P0 इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट किसके बराबर है? ये। दैट मीन्स जो है मेरे पास P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू दिस N अपॉन N प्लस N। यहाँ मैंने मोल फ्रैक्शन को इसमें रिप्रेजेंट किया, अदरवाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को आप x2 से पहले हमने रिप्रेजेंट किया हुआ अपने अर्ली क्लासेस में, तो उस बेसिस पे हम इसको इक्वल टू x2 भी लिख सकते हैं, और x2 जो है वो ये है। अब यहाँ पे स्मॉल n नंबर ऑफ जो है मोल्स हैं मेरे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट मीन्स इट्स ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। शुरू में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन किया हुआ है कि वह प्रॉपर्टीज़ जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो यहाँ आप इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मान जो है वो विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है, अर्थात ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुणधर्म है। अब रॉल्ट लॉ जो है वो हमेशा आदर्श और तनु विलयन पर ही लागू होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन रहेगी कि
विलयन कैसा होना चाहिए, तनु विलयन। अगेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो तनु विलयन के लिए ही लागू होती हैं। अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर जो है हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो है वो स्टडी नहीं कर पाते। तो और यदि विलयन बहुत ही तनु हो, अत्यंत तनु हो, तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 में ये जो डिनोमिनेटर टर्म है स्मॉल n विल बी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N। तो उस केस में हम स्मॉल n को इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर में से। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस प्रकार भी लिख पाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। जो राइट साइड है उसको मैंने जो है n स्मॉल n प्लस कैपिटल N को रिप्लेस कर दिया कैपिटल N से। तो एक्सप्रेशन जो इक्वेशन नंबर 1 वाला था मेरा वो इस फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे जो है ये कंडेंस हो गई इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरे पास अगेन ये जो है वो शो कर रही है सल्यूट का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस इक्वेशन की या इस प्रॉपर्टी को पढ़ने की उपयोगिता क्या है, क्या यूज़ है। यहाँ आप एक्सप्रेशन नंबर 2 में देख रहे हैं कि मेरे पास मैंने कहा कि अभी स्मॉल m जो है वो विलेय पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ द वेट ऑफ सल्यूट, दिस इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमें बाकी सभी वैल्यूज स्मॉल w, कैपिटल W, कैपिटल M ये पता हो तो हम विलेय पदार्थ का अनुभार निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विलेय पदार्थ अननोन होता है, हमें पता नहीं होता। तो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अनुभार ज्ञात कर लेंगे तो उससे हमें विलेय पदार्थ की जानकारी मिल जाती है कि कौन सा पदार्थ घोला गया है। इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 2333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जब 1000 ग्राम जल में 100 ग्राम सुक्रोज को घोलकर वाष्प दाब मापा गया तो 12.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की कमी पाई गई। विलयन को तनु मानते हुए सुक्रोज की मोलर संहति, मोलर मास ज्ञात कीजिए। अब अपने को दिया क्या गया है, P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जल का वाष्प दाब दिया गया है, जल का वाष्प दाब मीन्स P0 दिया गया है। और ये भी कहा है कि जब ये घोल के 100 ग्राम सुक्रोज को घोल के जब वाष्प दाब दोबारा मापा गया तो इतनी कमी पाएगी, कमी पाएगी मीन्स हमें सीधा P0 माइनस PS दे दिया गया है। और स्मॉल w सल्यूट सुक्रोज की मात्रा बता रहा है 100 ग्राम, घोला गया है 1000 ग्राम जल में मीन्स ये है कैपिटल W। और क्योंकि जल है तो जल का मोलर मास हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। और यहाँ से हमने स्मॉल m सुक्रोज की मोलर सांति ज्ञात करनी है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 के एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो मेरे पास यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी 341.97 और हम जानते हैं कि यह सुक्रोज की मोलर संहति है। तो इस प्रकार हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कंटिन्यू करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर को आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।